जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद महागुरु जी। और आपने आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस योग को समझा। और आज आपने जो मुझे दायित्व दिया है, मेरी कोशिश पूरी कोशिश रहेगी कि आपके पैमाने पर खरे उतरते हुए इस दायित्व को मैं पूरा करूँ। गुरुदेव, मेरी आज आवाज आ रही है साफ? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है गुरुदेव। तो आज की जो फ्राइडे की 8 स्टेप ट्रेनिंग है उसके बारे में गुरुदेव, जो मैंने आप लोगों से सीखा और सिस्टम से सीखा है, आज मैं अपने सारे एसोसिएट को बीच में शेयर करूंगा। गुरुदेव, एक बार पुनः आपको नमन और हमारे पैनल में उपस्थित सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जी। और नेक्स्ट करते हैं गुरुदेव। आज हमारे सभी सीनियर्स लीडर का बहुत बहुत स्वागत और पैनल में उपस्थित सभी एसोसिएट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए भी कि आज हम बहुत अच्छे तरीके से आज इस मीटिंग को हम लेने जा रहे हैं। ये ऐसी मीटिंग है या इस मीटिंग के माध्यम से जो मुझे नॉलेज मिलेगा, जिस इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए हर व्यक्ति एक सपना लेकर के आता है और उस सपने को पूरा करने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और नॉलेज इन मीटिंगों के माध्यम से लगातार दिया जा रहा है। इसमें जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको तो नॉलेज मिल ही रहा है, इस सीखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो फ्रेशर्स नहीं, ऑलरेडी अच्छे लेवल्स पे जिनकी टीम है, जो आपका ब्रोंज सिल्वर पर्ल एंड आदि, उन लोगों को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे खुद ही मेरी डेली मीटिंग में सीखने मिलता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जितना अधिक उसके पास नॉलेज रहेगा जिस चीज का, उतना अधिक उसको ज्ञान बढ़ता है और फिर उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकता है। क्योंकि अगर हम क्लास 1 में जाते हैं तो हमको अल्फाबेट सिखाया जाता है, क ख ग घ ABCD सिखाया जाता है, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो बच्चा वो सीखने लगता है धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो फिर उसे लिखने लगता है। सिमिलरली प्रोसेस है कि यह चीज जो बार बार रिपीट भी की जा रही है, इससे भी वह चीजें जो हमको आवश्यक हैं वह महत्वपूर्ण नॉलेज मिल रहा है और गहराई से हमारे मन में बैठता जा रहा है, सब कमांड होता जा रहा है, और इस कारण हम वो बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख रहे हैं। इस कारण हमारी आज की जिंदगी को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत गंभीरता से मॉर्निंग की मीटिंग को लेना चाहिए, क्योंकि इससे वह अवेलेबल नॉलेज हमको आएगा और हर लीडर के माध्यम से एक नई चीजें, फील्ड का अनुभव सुनने को मिलता है, जो कि हमको आने वाले समय बहुत काम देने वाली है। नेक्स्ट गुरुदेव। बात करें इससे, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक कहावत कहा गया है कि दुनिया में या समाज में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता जा रहा है। पहले ऐसी चीजें थी कि जो व्यक्ति, अगर कोई रिक्शा चालक है कोई है, तो सामान्य तो उसका बेटा भी चलता आ रहा है, उसका दादा भी चलता आ रहा है। इस तरीके से जो अमीरी और गरीबी की खाई पट रही। लेकिन आज 21वीं शताब्दी नई टेक्नोलॉजी का युग, आधुनिक युग है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है और आज इस चीज को पाटा जा सकता है। और आज अगर देखा जाए तो एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हुए हैं जिन्होंने कि बिजनेस स्कूल पुस्तक लिखा है, उसमें उन्होंने कैश फ्लो, किस तरीके से कैश फ्लो जाता है, वह चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि एक तरफ जो है 95% लोग हैं जो एक ग्रुप में बांटे गए, उसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, इम्प्लॉयड और सेल्फ इम्प्लॉयड। इम्प्लॉयड और सेल्फ इम्प्लॉयड, इम्प्लॉयड वह व्यक्ति है जो कोई व्यक्ति अपना रोजगार कर रहा है या गवर्नमेंट इम्प्लॉय है, और सेल्फ इम्प्लॉयड वह है जो अपना काम कर, लायर है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, कृषक है, ये सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन की दृष्टि से बात की जाए तो इनके पास 95% पॉपुलेशन है, लेकिन मनी डिस्ट्रीब्यूशन की दृष्टि से बात की जाए तो इनके पास मात्र 5% मनी होता है। दूसरे तरफ बिजनेस ओनर है बी ग्रुप में। बिजनेस ओनर वह व्यक्ति है जिनके अंदर 100 या 100 से अधिक लोग काम करते हैं। और इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा हो, पैसे से पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से बात की जाए तो इनके पास मात्र 5% पॉपुलेशन है, लेकिन मनी की दृष्टि से बात की जाए तो 95% पॉपुलेशन है। ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रू है प्लस इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है। लेकिन इस पुस्तक में यह चीज दी हुई है, इस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा है कि इसका कारण देखा जाए ऐसा क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति परिश्रम करना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि एक आम आदमी जो है 95% ग्रुप में रहता है, मैक्सिमम लोग उसमें रहते हैं, लेकिन बी ग्रुप कैटेगरी में नहीं जा पाते, क्योंकि उसके लिए इतना मनी चाहिए, इतना आपके पास संसाधन चाहिए, जो कि होता नहीं है। लेकिन आज आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग और दूसरे शब्दों में सेफ शॉप के माध्यम से हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर हम इसमें ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके हम एक टीम क्रिएट करते हैं तो हम ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं।
जो कि अदरवाइज संभव नहीं है। अदरवाइज एक आम आदमी के लिए और 95% गरीब कैटेगरी में रहना उसकी मजबूरी है, लेकिन हम यहाँ 5% अमीर कैटेगरी पहुंच सकते हैं। या MLM बिजनेस या सेफ सा बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी देता है, इसको समझने की जरूरत है। और मैंने महसूस किया कि यह स्लाइड इतना प्रभावशाली स्लाइड है, इस बिजनेस की जान है, इसको मैंने अच्छे अच्छे लोगों को अप्लाई करके देखा है कि जब इस चीज को गहराई से समझ करके उनको चीज बताई जाती है तो बड़े बड़े लोगों के दिमाग का ढक्कन खुल जाता है और इसको एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार वो होते हैं। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति मेंटली तैयार नहीं हुआ तब तक वो आपकी टीम में आना नहीं चाहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये चीज इस तरीके से एक मल्टी लेवल, एक ट्रेडिशनल मार्केट जो इम्प्लॉयड और सेल्फ इम्प्लॉयड कैटेगरी का व्यक्ति होता है, यह जब कोई भी काम शुरू करता है, कोई कितना बड़ा ही अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो तो अगर काम शुरू करता है तो उस समय भी अकेले रहता है, और जब वो रिटायर होता है 40 साल की सेवा के बाद तब भी वो अकेले रहता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो बी कैटेगरी के लोग हैं वह अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ टीम काम करती है और टीम के लोग उनके साथ काम करते हैं, तो वहां पर अकेले रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल मार्केट है जहाँ पे इम्प्लॉयड और सेल्फ इम्प्लॉयड लोग हैं, ये इसका काम इस तरीके से, जैसे फसल बोने का काम है, हम फसल बोते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो बिजनेस इन्वेस्टर बी कैटेगरी काम है, इनका जो है एक बाग लगाने जैसा काम होता है। वहां पर एक बार जरूर परिश्रम है, शुरुआती दौर में आपको अधिक परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आपकी टीम बन जाती है, दूसरे शब्दों में आपका बाग लग जाती है, तो न केवल उसका फल आप लेते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियां लेती हैं। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। इसको अगर टीम में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैंने बहुत बार देखा है कि जो हम लोग प्लान दिखाते हैं, प्लान के बाद मैंने इसको स्पेशली एक डायरी के माध्यम से जब उनको अलग से बताया जाता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। गुरुदेव जय। नेक्स्ट गुरु। नेक्स्ट गुरुदेव। ये जो हमारे पास जो मैं अभी इम्प्लॉयड और सेल्फ इम्प्लॉयड कैटेगरी की बात कर रहा था, दूसरी तरफ ए ग्रुप की बात कर रहा, दूसरी तरफ बी ग्रुप की मैंने बात की है कि जहाँ पे ए ग्रुप का व्यक्ति हमेशा अकेले रहता है, अकेले काम करता है। दूसरा बी ग्रुप का व्यक्ति के साथ टीम लोग काम करते हैं, कि दोनों के एक एक इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। एक तरफ जो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, दूसरे शब्दों में ए ग्रुप की बात करें, तो ये नीले रंग का जो ग्राफ दिखाया जा रहा है उसके काम के काम को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरे रेड रंग का उसके दाम को प्रदर्शित कर रहा है। हम पहले इसके ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत मार्केट की बात कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ए ग्रुप की बात करते हैं। यह व्यक्ति जो काम करता है, चूंकि ये जीवन भर अकेले काम कर रहा है, तो इसकी अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो शुरू में 1 साल तक के क्या करता है, इसकी जो ड्यूटी होती है या अपना जो बिजनेस करता है, जो कुछ करता है, यह 8 से 10 घंटा ड्यूटी देता है और पूरे 30 दिन तक महीने देता है। इसके बाद एक निश्चित अमाउंट जिसको लाल रंग से दिखाया गया उसको पेमेंट मिलता है। सपोज कि उसको 50,000 पेमेंट मिलता है, लेकिन उसको 5 साल तक वो काम करते चला जाता है तो उसकी दिनचर्या क्या होती है, वो 8 से 10 घंटे ड्यूटी करेगा और 30 दिन तक ड्यूटी करेगा और उसका पेमेंट सामान्यतः कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसको हम मान ले भी कि थोड़ा सा उसका इंक्रीमेंट मिल जाएगा तो थोड़ा इनिशियल थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन यही चीज अगर हम 10 साल तक उसको देखा जाए तो 10 साल भी बाद भी हम पाते हैं कि उसका काम वही चल रहा है, 8 से 10 घंटा 30 दिन, और थोड़ा सा और बढ़ गया या कांस्टेंट, कमोबेश कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना उसका इंक्रीमेंट के माध्यम से वेतन बढ़ता है उतना महंगाई की दर बढ़ जाती है, इस नाते इसमें कांस्टेंट दिखाया गया है। यही प्रक्रिया अगर 20 साल तक चलती है, 8 से 10 घंटा, और फिर वही उसका जो फिक्स अमाउंट है पेमेंट का वो मिलता है, तो इस तरीके से लगभग 35 से 40 साल तक वो व्यक्ति काम करता है। तो अगर इम्प्लॉयड कैटेगरी का व्यक्ति है और वो अपना इम्प्लॉयड तो 40 साल की ड्यूटी के बाद वो रिटायर हो जाता है, और अगर वो कोई अपना पर्सनल काम करता तो 40 साल करने के बाद उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, उसके बाद वो फिजिकली एक तरीके से रिटायर मान लिया जाता है अपने समाज में। इस तरीके से जीवन भर जो है अकेले वो काम कर रहा, इस कारण उसकी जो आय एक सीमित आय है और सीमित आय तक ही वो है उसका समाप्त हो जाता है उसका कैरियर। लेकिन दूसरी तरफ अगर ANWM वर्ल्ड की बात की जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे शुरुआती दौर में हमको 6 महीने अगर हम देखते हैं तो इसमें काम का ग्राफ थोड़ा सा अधिक और दाम का ग्राफ कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमको तो सीखना पड़ता है। आज अगर देखा जाए किसी भी काम के लिए जब तक लोग प्रशिक्षण लेते हैं तभी वहां पर अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। अगर कोई डॉक्टरी की भी पढ़ाई पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद उसको एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ता है, प्रशिक्षण करना पड़ता है, तभी वह एक्सपर्ट बनता है और उसको अच्छे तरीके से उसको प्रोफेशनली हैंडल करता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। सिमिलरली इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमको शुरुआती 6 महीने में हमको इसमें नॉलेज ज्ञान करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, जो ट्रेनिंग मीटिंग चलती है, जो आज भी ट्रेनिंग गुरुदेव के माध्यम से चलती है, हमेशा चलती है अपलाइन के माध्यम से, उस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करने के साथ हमको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं
तो फिर हम इसमें सफलता पाए। लेकिन ये जो 6 महीना का जो पीरियड होता है, जो सीखने का पीरियड होता है, यहीं पर लोग धैर्य छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकली फील्ड में देखा गया कि बहुत से नए एसोसिएट्स को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब सीखने की बात आती है तो उसमें सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर उनको अपलाइन बताता है कि ये चीजें आपको पढ़नी, प्रगत पढ़नी है, मीटिंग में आना है, तो लोग उसको आना प्रीफर नहीं करते। लेकिन ग्रोथ सब चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ तब तक नहीं होगा जब तक आप सीखेंगे नहीं। सीखना बहुत जरूरी है, और एज ए अपलाइन अपने टीम को सिखाने की कोशिश करना हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे कहीं न कहीं चूक होता है, इस कारण उतना ग्रोथ नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस सीखने के क्रम में अगर मान लीजिए 6 महीने में अगर 100 लोगों को भी इस चीज की जानकारी दिया जाए अपने अपने अपलाइन के माध्यम से, तो उसमें से जरूर कुछ लोग आ जाते हैं, 10-20 लोग, तो हमारी इनकम की ग्राफ थोड़ी सी जो रेट दिखाई जाए 6 महीने थोड़ी सी कम होती है। लेकिन चूंकि ये जो 20 लोग आ गए आपके टीम के सदस्य हो गए और 20 लोग आ जाते हैं, तो अगले 6 महीने आपके काम को 20 गुना बढ़ा देते हैं, और फिर आपका काम का ग्राफ घट जाता है और आपका जो दाम का रेड लाइन का ग्राफ है वो बढ़ जाता है। लेकिन बात यही नहीं है, 20 लोगों के माध्यम से 100 लोग भी आ जाते हैं, फिर टीम भी थोड़े साथ आपके साथ काम करना शुरू कर देती है। उन पर अगर फोकस किया जाए, उसमें कौन लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, कौन लोग इसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उनको अगर फोकस करके इसको बढ़ाया जाए तो टीम का ग्रोथ होने लगता है। और फिर अगले 6 महीना बाद इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा काम का ग्राफ और घट जाता है और दाम और आने लगता है, इनकम आने लगता है। लेकिन यही चीज चलती रहती है, तो फिर अगले 24 महीने में फिर हमारा काम का ग्राफ घटने लगता है और दाम का ग्राफ बढ़ने लगता है। और यही सिमिलर प्रोसेस से अगर चलते तो 30 महीने में हम देखते हैं कि जहां हम पहले बहुत अधिक काम करने की जरूरत पड़ती थी, अब काम कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ टीम आ गई और टीम भी काम कर रही है, लेकिन आपका दाम निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि टीम भी काम कर रही है और टीम वर्क है। यही चीज जो बी कैटेगरी की बात थी, वो इसी कैटेगरी का, बी कैटेगरी वाले जो हमारे दो दो कैटेगरी के लोग हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। और इस तरीके से अगर 6 महीना 36वें महीने में अगर देखा जाए तो आपका काम बहुत रह जाता है और दाम बहुत। इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो जो काम यहाँ हम 40 ईयर्स में अचीव कर सकते हैं, हम मात्र 4 से 5 साल अगर इस सिस्टम को दिया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग को जो सेफ आपको दिया जाए, जिस हम गंभीरता से, जिस इंटेंसिटी से, जिस कमिटमेंट के साथ हम परंपरागत व्यवसाय या इम्प्लॉयड और सेल्फ इम्प्लॉयड कैटेगरी में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग फुल टाइम करते हैं, बहुत से लोग पार्ट टाइम करते हैं। मैं कहता हूँ कि पार्ट टाइम भी करने वाले अपने इस काम को, चाहे उनको 2 घंटा मिले चाहे आधा घंटा मिले, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि जो पार्ट टाइम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट वह कमिटमेंट, वह सिंसियरिटी होना चाहिए जो आपकी परंपरागत काम को आप करते हैं। वह कमिटमेंट अगर यहाँ भी दिखा गया 4 से 5 साल से, तो यह चीज पाया गया और गारंटी है कि इसमें जो 40 साल में यहाँ मिलता है, यहाँ पे 4 साल में मिल सकता है। मेरे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण है, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि अपनी सर्विस पूरी करके 40 साल के बाद वो सेवानिवृत्त हो गए, और उनके जो अचीवमेंट है, दूसरे हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में सेफ साहब में जो लोग डायमंडशिप अचीव कर लिए हैं, डायमंडशिप के बाद आगे जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, यहाँ का 40 साल का काम वहाँ 4 साल पे भारी पड़, वहाँ 4 साल का काम यहाँ के 40 साल पे भारी पड़ने वाला है। इस कारण इसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत। और यह स्लाइड, इस स्लाइड को मैंने महसूस किया कि फील्ड में अच्छे अच्छे लोगों को, जी है किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति अगर ठीक से समझाया था, यह दोनों स्लाइड एसबीआई और जो ट्रेडिशनल मार्केट, ये दोनों बहुत यूजफुल स्लाइड हैं। इसको अगर ठीक से समझाया तो अच्छे से अच्छे लोगों को बात समझ में आती है और आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। जी गुरुदेव, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा 3 कार्डिनल रूल की। जिस तरीके से किसी सिस्टम के सफल संचालन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स के हिसाब से जो सिस्टम चलता है वहां पर सफल होता है, वहां पर लोग सफल होते हैं। जिस तरीके से देखा जाए, अगर आर्मी में आर्मी के रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से आर्मी काम करती है। पुलिस विभाग के अपने, कोई भी विभाग देखा जाए, कोई व्यक्ति देखा जाए, तो वहां पर रूल है। इवन हमारे परिवार में, परिवार के सफल संचालन के लिए रूल्स होते हैं। उस रूल्स के हिसाब से जब कोई भी सिस्टम चलता है या कोई व्यक्ति चलता है, कोई समाज चलता है, तो आगे बढ़ता है, सफलता के सोपान पर चलता है। लेकिन जो भी सिस्टम है, जो भी व्यक्ति या समाज अगर अपने जो रूल्स बनाए हुए रूल्स है उसको नहीं फॉलो करता, तो वह सफलता को, उस सफलता को उस गति से नहीं प्राप्त करता जो चाहिए, और वहां से कहीं कहीं गिरावट आ जाती है। तो किसी भी सिस्टम के लिए रूल्स बहुत आवश्यक है, और अपने सेफ शॉप में भी जो है 3 कार्डिनल रूल्स बनाए गए, इसी तरीके के रूल्स हैं। ये इस तरीके से यह देखा जाए कि इस रूल्स को अगर जो भी व्यक्ति या जो भी टीम अगर इसको फॉलो करती है तो बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, और जो भी इससे डेविएट हो रहे हैं या इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनका ग्रोथ उतना नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि जो 3 कार्डिनल रूल्स की भी चर्चा होने जा रही है, ये रूल्स है, वह नियम है, वह कानून है कि जिस टीम का या जो भी व्यक्ति जिस रेशियो में इसको फॉलो करेगा उसी रेशियो में उसकी सफलता होगी। अगर किसी व्यक्ति का सफलता कम है या उसका आकलन कर ले तो कहीं न कहीं 3 कार्डिनल रूल्स के जो सारे पॉइंट्स हैं उसमें कहीं कहीं से अगर कोई गिरावट आ रही है, उसी रेशियो में आपकी सफलता कम हो सकती है। इस नाते इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के
आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर इसमें बात करूं, सबसे पहले है कि कोई भी नया काम करने से पहले अपने सफल और एक्टिव लाइन से जरूर पूछें। इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए एक सफल और एक्टिव लाइन को चूज करना पड़ेगा, जिसके मार्गदर्शन में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बगैर उसके आप इसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं ले सकते। इस नाते सबसे पहले सभी लोगों को, जो भी हैं, जो कोई फ्रेशर्स भी है, उसको अपने सफल और एक्टिव लाइन को जरूर एक चयन करना चाहिए। और आप अगर कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, जब भी कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद उसके दिमाग में एक चीज आता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से उसके आइडियाज आते हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहता है। उसको लगता है कि बस इस तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, और कुछ नए नए चीज उसके दिमाग में आती रहती है, वो करने की कोशिश भी करता है। लेकिन कभी कभी नया चीज करने से हमको नुकसान भी हो सकता है। कोई भी नया आइडिया आए तो जरूर अपने सफल और एक्टिव लाइन से पूछें, और इसको जो व्यक्ति जितना अधिक पूछता है उतना अधिक वो सफल होता है। जब भी मैं भी इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, तो मैं तो अभी आज आज अगर उस दौर को याद करता हूँ तो मैं अपने अपने एक्टिव अपलाइन से इतना मैं पूछा करता था कि शायद मैं इस मामले में सारे अपने अपलायंस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे उस क्वेश्चन का उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरीके से एक शिशु छोटा होता है तो उसको अपने पिता से पूछता है तो सारी चीजों को जवाब देता है। लेकिन आज के डेट में वो क्वेश्चन रिलीवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति की जितनी अधिक जिज्ञासा होती है, जितना अधिक पूछता है और इस पर जितना खरा उतरता होता, मैंने यह चीज फील्ड में महसूस किया। हमारे बहुत, मैं एक दो लीडर्स हमारे साथ ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए या इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो कि उनके निगेटिव होने का कारण बना। और जब मुझे इस चीज की जानकारी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने मुझसे इससे क्यों नहीं पूछा, अगर शायद आप मुझसे पूछते तो मैं आपको रोक देता। लेकिन फिर भी कहीं कहीं से यह चूक हो जाती है लीडर से कि वो अपने एक्टिव अपलाइन से नहीं पूछते। इस कारण एज ए अपलाइन हमको इस चीज की भी जरूरत है कि हम अपने टीम में देखें कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, उस पर टीम के एकदम उसको फॉलो करें, उसको ट्रैकिंग करें, और इस चीज को हमेशा देखते रहना चाहिए कि मेरा कोई डाउनलाइन कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो कि आगे आने के, क्योंकि डाउनलाइन कुछ चीजें ऐसी नया चीज करके वो निगेटिव हो सकता है। तो ये हम लोगों को फील्ड में जरूर देखते हुए रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात कार्डिनल रूल्स की बात आती है कि कभी भी अपनी टीम या सहयोगी क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें न करें। जहां तक नकारात्मक बातों को बात है तो मैं सेफ साहब के अलावा भी वैसे ही मैं कहता हूँ कि हर आदमी को इस तरीके से अपनी सोच को रखनी चाहिए अपने कि वो कभी वो नकारात्मक बातों का बिंदु ही नहीं आवे, हमेशा सकारात्मक बात करनी चाहिए। क्योंकि सकारात्मक बातों का सही परिणाम आता है और नकारात्मक बातों का निगेटिव परिणाम आता है। सकारात्मक बात आप करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, और नकारात्मक बात करते हैं तो आपकी निगेटिव एनर्जी बनती है, और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। कभी कभी लोग ये सोच लेते हैं कि एक सहयोगी या क्रॉस लाइन है, इससे कुछ निगेटिव बात कर लें, तो अगर आप इसके साथ अपने आप क्रॉस लाइन के साथ भी निगेटिव बात करते हैं तो घूम करके वो आप पे ही आता है। तो इसको हमसे अवॉइड करना है, यह बिल्कुल कार्डिनल रूल्स है। यह चीज होता है कि सामान्यतः लोग, कभी कभी मैंने यह चीज महसूस किया है कि इसमें हर व्यक्ति जो आता है उसका अपना अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिया, अलग अलग बैकग्राउंड है, और कभी कभी कोई व्यक्ति अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं पाता तो फिर अपने टीम को वह चीजें और निगेटिव बातें करना शुरू कर जाता है। और बहुत से नए फ्रेशर्स लोग उनकी बातों से प्रभावित भी होने लगते हैं, उनको प्रेफरेंस भी देने लगते हैं जो लोग निगेटिव बात करते हैं। जब एक बार मेरा व्हाई क्लियर हो चुका है, इस बिजनेस का मेरा व्हाई क्लियर हो चुका, तो फिर निगेटिव बातों का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने महसूस किया कि फील्ड में लोग ऐसे लोगों के साथ जरूर प्रभावित हो जाते हैं जो निगेटिव बातें करते हैं। तो निगेटिव बात करने वाला न केवल अपने लिए नुकसान करता है, बल्कि जो निगेटिव लोगों के साथ ऐसे साथ रहता है उनका भी नुकसान होता है। इसको हर हाल में हमको स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः फिर आपके पास रिटर्न आता है। और अपनी टीम को भी इस चीजों से वॉच करते रहना चाहिए और इस चीजों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने ये महसूस किया कि ऐसे कुछ चीजें निगेटिविटी जब टीम में आती हैं तो वहां पे आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी के रूप में अपने अपने लाइन के साथ भी उसको इस चीज को देखना चाहिए, निगेटिविटी को दूर कराना चाहिए और काउंसलिंग करानी चाहिए। कभी कभी ऐसा पता भी चल जाता है कि कोई ये लीडर इस कारण से निगेटिव हो रहा है तो उसकी काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये काउंसलिंग कराते हो, निगेटिव फैक्टर को अगर आपने तत्काल दूर कर दिया तो लीडर पुनः अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर जाएगा, अन्यथा वो निगेटिव होते होते सीधे आपकी टीम से बाहर हो जाएगा। इस कारण इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं तीसरे कार्डिनल रूल्स की। इसमें लिखा हुआ कि कभी भी किसी के अहम व पैसे व परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। इसमें तीन चीजें हैं, अहम, पैसा और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, तीन चीजें कही गई हैं। ये टीम वर्क है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या सेफ सब बिजनेस जो करते हैं हम लोग, टीम का ये काम है, टीम के रूप में काम करना पड़ता है। और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में एक परिवार का संचालन में भी लोगों के अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग चीजें होती है, विचारधाराओं के परिवर्तन के कारण
तमाम समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा परिवार जहाँ चलाने में दिक्कत होती है, हालांकि जिन लोगों के यहाँ अच्छे से सारी चीजें फॉलो की जाती हैं, पारिवारिक नियम, वहाँ उनकी समस्या में उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सामान्यतः आजकल सोसाइटी में देखी जा रही है। तो यहाँ आपको टीम को संचालन करना, और टीम आपकी 20 की हो सकती है, 50 की, 100 की, लाखों की टीम हो सकती है। टीम बनाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन टीम को टिकाना इंपॉर्टेंट काम है। टीम को टिकाने के लिए जरूरत है कि इस चीज को बहुत ध्यान रखा जाए, क्योंकि छोटी छोटी गलती भी आपकी टीम के लिए बहुत घातक हो सकती है। तो इसमें कहा गया कि किसी के ईगो को के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर हमारे टीम में कोई एसोसिएट्स है, तो हमारे किसी भी, हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से या हमारे कार्यों से उसमें कभी भी उसके ईगो पर असर नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अपने शब्दों को बहुत नाप तोल के बोलने की जरूरत है, अपने जो फील्ड में व्यवहार करने की जो है उसको भी बहुत नाप तोल के करने की जरूरत है। कभी कभी आपके साथ अनचाही भी चीजें होंगी, वहां पर उस चीज को नहीं उसको भी आपको बर्दाश्त करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कभी रिएक्शन में किसी के ईगो को ठेस पहुंचाई तो उसके परिणाम हो सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ छूट सकता है और किनारे हो सकता है, फिर आप उसको जोड़ नहीं सकते। तो हमेशा यह चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी हम किसी के ईगो के साथ न खिलवाड़ करें, और कभी कभी अनजाने में भी यह चीज हो जाता है। मैंने यह महसूस किया कि हम अपने पैमाने पर सही चल रहे, मुझे लग रहा है कि सब सही चल, लेकिन कभी आपने क्या चीज बोल दिया और आपके टीम को सदस्य को क्या चीज फील हो गया, वो अंदर अंदर लेके बैठा हुआ है, यह चीज आप नहीं समझ सकते। तो फिलहाल बहुत नम्रता की जरूरत है, और नम्रता के साथ व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसी चीज हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसका मैं एक फील्ड में अपना भी एक उदाहरण बताऊं कि एक ऐसी चीज हुआ, मैं अपने जो अपलाइन और डाउनलाइन के साथ सामान्यतः मेरा प्रयास रहता है कि अच्छे से व्यवहार किया जाए, लेकिन कभी एक मेरे अपलाइन को किसी चीज को लेकर के उनको कुछ प्रॉब्लम थी, ये मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मेरे मेंटर ने इस चीज को पकड़ा, मेरे मेंटर ने इस चीज को पकड़ा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जब मेंटर ने मेरे साथ बैठ करके और उसके साथ जब काउंसलिंग हुई तो वह चीज समझ में आया, तब मैं समझा कि ये तो मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, जबकि कोई बात उनको हर्ट की है। तो फिलहाल उस चीज को सॉर्ट आउट किया गया, उसके बाद मैंने ये नया लेसन सीखा और फिर आगे से उसको दुरुस्त किया। तो फिर एक ट्यूनिंग अच्छी बनी, जिसे फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है, जो आगे का चैप्टर है। और जब फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो कभी कभी अनजाने में भी ये चीज हो जाती है, और उसको गेस करने की जरूरत होती है, उसको वॉच करने की जरूरत, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें आपको अपने मेंटर, अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में चलने की जरूरत है, और उनके साथ काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग भी करते कराते अपना स्वयं काउंसलिंग कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना काउंसलिंग कराएंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर टीम को टिकाना और फिर ये काम आसान नहीं होता है। इसी तरीके से तीसरा इसमें बिंदु आता है, पैसे और परिवार के साथ में खिलवाड़ करें। पैसा एक ऐसा चीज है कि संबंधों बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर किसी के साथ संबंध बिगाड़ना तो उसके साथ पैसे का लेन देन कर लीजिए। तो क्या होता है कि पैसे के इसकी इस कारण इसमें कहा गया कि कभी भी इस बिजनेस में पैसे का लेन देन न करें, क्योंकि ये संबंधों का बिजनेस है और इससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और अगला कहा गया कि परिवार के साथ न करिए। पारिवारिक बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है। जब आप बिजनेस को करते हैं तो आप परिवार के साथ परिवारों में जाते हैं, और परिवारों में जाते हैं तो फिर आप दूसरे के परिवार से मिलते हैं, तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। अगर किसी के परिवार में कोई महिलाएं या बेटियां हैं तो उस तरीके से आपको अपनी माँ और बहन की तरह से महसूस होनी चाहिए। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। यह केवल बोलने में नहीं होना चाहिए और देखने में भी होना चाहिए। जब तक यह चीज नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते, उस परिवार का पूरा सपोर्ट नहीं मिल सकता। इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जहां पर इस चीज की कमजोरी या कमी होती है, वहां पर उस लीडर को या उस टीम को खत्म होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है, ये आपका वह गुडविल जो है, वह आपको हमेशा काउंट करता है। और अगर आपका गुडविल अच्छा नहीं है तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। और इसमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। जब भी कभी अवसर है, किसी भी परिवार में अगर आप जा रहे हैं, तो आप हर चीज आपका मायने रखती है। आपका अपीयरेंस मायने रखता है, आपका ड्रेस, आपका बैठने का सेंस, आपका देखने का, सारी चीजों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और ऐसा फील होना चाहिए कि जब आप उसी परिवार का सदस्य हैं, अगर इस विश्वास के साथ उस परिवार में है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट गुरुदेव। अब यहाँ पे 3 पावर्स की बात की जाए तो 3 पावर्स की हम बात करते हैं कि यहाँ पे पहला है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की शक्ति। ये 3 पावर्स ऐसे हैं जो कि आपको आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, या आप इस बिजनेस की अगर हम बात छोड़ दें, आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 3 पावर्स हमेशा काम आएंगे। लेकिन फिर भी इस बिजनेस के दृष्टि से बात की जाए, शेफ साहब की दृष्टि से बात की जाए, तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोलते क्या हैं और कैसे बोलते हैं, उसकी एक शक्ति होती है, उसका एक प्रभाव होता है, आप किस तरीके से बोलते हैं। लेकिन इस नाते हमेशा हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए और अच्छी अच्छी चीजें बोलनी चाहिए। और जो आप चाहते हैं, आप जैसी चीजें चाहते हैं, आप अपने से, अपने टीम से उस तरह की चीजों को आपको बोलना चाहिए। इसीलिए अभी पीछे के चैप्टर में बताया गया कि आपको नकारात्मक बातें नहीं करनी है। तो हमको नकारात्मक बातें नहीं करनी है, बोलनी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो नकारात्मक रिजल्ट आएगा, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। तो हमको सकारात्मक चीजें बोलनी और सकारात्मक चीजें सोचनी है। क्यों? यह तब संभव होगा जब हम सकारात्मक चीजें, जो हमारे मन में चलता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। इस नाते कहा जाता है कि आप जो है सकारात्मक चीजें जब आपके सोचेंगे तो वही आप बोलेंगे, और फिर जब वही बोलेंगे तो फिर वही आपको उस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। इस कारण कहा जाता है कि इसमें जो सेल्फ टॉक की जो बात की गई है, जो सिस्टम के माध्यम से कहा गया सेल्फ टॉक, इसको सुनना चाहिए सुबह शाम। सेल्फ टॉक सुनने से क्या होता है कि आपके अवचेतन मन को कमांड मिलता है, आप उस हिसाब से आपके मन में बातें आती हैं, फिर उसी हिसाब से आपकी सोच आती है, और फिर इस हिसाब से आपके वर्ड निकलते हैं, और फिर उस हिसाब से आपका रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा है कि अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं, निगेटिव लोगों के टच में है, निगेटिव लोगों की बातें सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आप वही बोलने लगेंगे और वही चीज करने लगेंगे। मैंने देखा है फील्ड में कुछ ऐसे लीडर्स को जो कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छा चल रहे थे, बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कहीं से निगेटिविटी या किसी निगेटिव, तो उनकी सोचने का तरीका भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब उस निगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर इस पर एक सफल काम करना पड़ेगा, फिर आप उस सोच को बदल पाएंगे। इस कारण स्वयं इसको वॉच करने की जरूरत है और हमेशा सकारात्मक बोला जाए, समझा जाए और अपनी टीम को भी सकारात्मक रखा जाए, तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, क्योंकि बगैर पावर ऑफ सबमिशन से इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इस बिजनेस में कहा जाता है कि ये जो अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है, तो सबमिशन होना चाहिए आपको अपने अपलाइन के प्रति, और यह सबमिशन दिखावे का नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो उनके दिखावे की जो सबमिशन रहती है, फिर उस तरीके से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको दिल से समर्पण होना चाहिए। जब आपके पास दिल से समर्पण होता है तो आपके लिए गुरु आपको, वो आपके गुरु के रूप में जब उसको मानने लगते हैं, तो फिर वह भी आपके ऊपर काम करता है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक कबीर दास हुआ करते थे, वह रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन वह गुरु वह उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता बनाया। उनके प्रति समर्पण तो था ही, समर्पण का भाव था ही। वो उनको पता था कि वो डेली 4 बजे स्नान करने जाते हैं, तो वाराणसी की सीढ़ियों पर जब वो स्नान करने जाते तो वहां पर वो लेट गए, और जब उनका पैर उनके ऊपर पड़ा तो चिल्लाए राम। तो उन्होंने फिर इस चीजों को बताया, फिर उन्होंने अंततः उनको स्वीकार किया, उनके समर्पण भाव को देखते उनको स्वीकार किया, और उनके सानिध्य में रह करके फिर कबीरदास जी ने वह चीजें रची, वह चीजें लिखी जो इतिहास बन गया, आज भी वो प्रासंगिक है। इस तरीके से समर्पण में बहुत पावर है। दूसरा उदाहरण आपके पास, समर्पण किस तरीके का होना चाहिए, इसके लिए जो रामचंद्र जी का, हनुमान जी का उदाहरण है, अनुकरणीय विचारणीय, इससे बेस्ट उदाहरण हो ही नहीं सकता। कि जहां पर हनुमान जी के तरीके से जो उन्होंने राम जी की किसी भी बात को उन्होंने बस हमेशा जय श्री राम कह के स्वीकार किया, कभी उस पर इफ बट नहीं किया। और जो लोग इफ बट किए, जिस तरीके से कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण, तो कहीं उनका, अर्जुन का कहीं नाम ही नहीं आता। लेकिन आज हनुमान जी का अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मंदिर है अपने, और सबसे अधिक उनको मान्यता है। तो समर्पण की बहुत बड़ी पावर होती है। उन्होंने कुछ निगेटिविटी देखा ही नहीं चाहिए। इस तरीके से अपलाइन अपलाइन और मेंटर जो है, वो हमेशा जो कुछ भी कहेगा आपके भले के लिए करेगा, आपके आपके भलाई के लिए करेगा, आपके नेटवर्क करने के लिए करेगा। तो आपका उसके प्रति एक समर्पण का भाव होना चाहिए। और मैंने यह महसूस किया है, फील्ड में महसूस किया, आज मैं इस पैनल में जितने लोग, वहां मैं महसूस करता हूं कि जिन लोगों ने जितना अधिक समर्पण दिखाया है अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, उनका सक्सेस रेशियो उतना ही अधिक है। अगर किसी का सक्सेस नहीं है, सक्सेस का रेशियो कम है, तो फिर से देख ले कि वो कार्डिनल रूल्स को कितना फॉलो कर रहा है, उसका समर्पण भाव कितना करना है। क्योंकि बहुत, जब तक आप अपने अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति दिल से समर्पण नहीं करेंगे, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं ले सकते। आज हमारे इस बिजनेस में जितने भी हमारे महागुरु जी लोग हुए जिन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ ली है, कहीं न कहीं वो समर्पण भाव से ही आता है। तो समर्पण में बहुत बड़ी पावर है। और जब आपके अपलाइन का, आपके उसका दिल से आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है आपको आगे ले जाने के लिए, तो फिर एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। और फिर आपके अपलाइन जो है, आपके मेंटर, उनके भी गुरु से अगर आपकी ट्यूनिंग हुई, वो भी अगर मिल गए, तो फिर 111 हो जाते हैं। इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाती है। तो समर्पण में बहुत बड़ी पावर और बहुत रैपिड ग्रोथ है। अगर आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो कभी बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं ले सकते। इसी तरीके से तीसरा पावर, पावर ऑफ यूनिटी।
पावर ऑफ यूनिटी में बहुत बड़ा दम है और पावर ऑफ यूनिटी से ही बहुत बड़ा ग्रोथ लिया जा सकता है। और जब तक हम यूनिटी में रह करके बहुत बड़ा पावर ले सकते हैं, यूनिटी में आने से स्वतः ही बहुत पावर बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो प्रश्न ये है कि यूनिटी में पावर बढ़ी, इसके कुछ बहुत सी कहानी आप लोगों ने सुना, एक कहानी मैं भी इसके माध्यम से ऐड करूं। जो सनरेज है वह आपके अगर धरती पे पड़ती हैं तो वैसे तो उनका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, हालांकि आज के डेट में बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम कह रहे हैं कि जाड़े का भी मौसम और एक लेंस के माध्यम से अगर उनको कंसंट्रेट कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो वही कागज उसके नीचे रह जाए तो कागज जला देते, इतना पावर होता है। तो यूनिटी में इतनी बड़ी पावर होती है कि एक छोटी सी चीज को जो हम विश्वास नहीं कर सकते उसको भी जला सकते। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, एक सांप है, एक एक चिड़िया अगर उसको मिल जाए तो उसको कभी भी वो समाप्त कर सकता है, लेकिन सब लोग घेर के करें तो उसकी हिम्मत नहीं इस तरीके से बढ़ जाए। तो इस तरीके से यूनिटी में रह करके हम बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं। ये यूनिटी अपनी अपलाइन से होनी चाहिए, अपने डाउन लाइन से होनी चाहिए, अपनी टीम से होनी चाहिए। जब टीम यूनिटी के रूप में काम करती है तो बहुत बड़े परिणाम आते हैं। ऐसे मानो यहाँ पे अपलाइन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि टीम को यूनाइटेड रखा जाए। टीम को यूनाइटेड रखने के लिए हमको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, अपने हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि किस चीज को, हर व्यक्ति को एक ही चीजें से नहीं हाँका जाता, हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग क्षमताएं होती हैं। और कहा जाता है कि 80% लोग 20% रिजल्ट देते हैं, 20% लोग 80% रिजल्ट देते हैं, लेकिन 20% लोगों को आपको छांटना पड़ेगा कौन क्या है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्लान कर सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आपको वेन्यू चला सकता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है। तो जिस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें रखिए और सबको यूनाइटेड रखा जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आपका जो आप अपलाइन है, आप अपने आपको आपकी टीम बना रहे हैं, आप इतने बड़े, तो आपको पूरे टीम को इसको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और सबको एकता के सूत्र में पिरो के रखना पड़ेगा। मैंने ये महसूस किया है कि टीम को अगर यूनाइटेड पहले ट्रैकिंग की जाए, क्वालिटी पहचानी जाए और उस हिसाब से उनको काम दिया जाए और फिर सबको एक दूसरे को काम को बताया जाए, ट्रैकिंग किया जाए, तो बड़े बड़े परिणाम आते हैं। अभी इस मामले में पावर ऑफ यूनिटी का उदाहरण दूंगा। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने जब ये टारगेट आए हुए थे तो यूनिटी में रह करके हम लोगों ने ट्रैकिंग किया और आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया और सबको सबको जिम्मेदारी दी गई। मैंने एक एक लोगों को जिम्मेदारी दिया कि आपको इतनी चीज करनी है, इस टारगेट के लिए, इनके टारगेट के लिए ये चीजें करनी है। और अपलाइन के माध्यम से सब लोग यूनाइटेड होकर काम किए तो हम लोगों ने फिर 3 टारगेट अभी लास्ट टाइम किए थे। ये पावर ऑफ यूनिटी का ही बल था। और अपलाइन और मेंटर के गाइडेंस में जब पावर ऑफ यूनिटी टीम की बनी तो बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। ये तीनों पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा इसको फॉलो करने की जरूरत है। नेक्स्ट गुरुदेव। अब ये सक्सेस पथ की हम बात कर लेते हैं। ये सक्सेस पथ के लिए जो है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए एक सक्सेस का रास्ता होता है। तो यहाँ भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 4 पॉइंट, इसके 4 पिलर्स हैं सक्सेस पथ के। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट सेलिंग या सेफ शॉप में 4 इसके पिलर बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें सबसे पहला आता है पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई इस बिजनेस में आता है तो चाहता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ करें, और लेकिन वो जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर वो देखता है कि उस हिसाब से उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा निगेटिव होने लगता है या अधीर होने लग सकता है, इम्पेशेंस होने लगता है। लेकिन पेशेंस की आवश्यकता है, इसके लिए कुछ रूल्स काम करते हैं। जैसे पैराटो का नियम है, वो कहता है 80/20 का रूल्स की बात है कि अगर आप 1 लीटर दूध को अगर जलाएंगे तो आपको उसमें 200 ग्राम खोआ मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 100 बीज बोते हैं तो सारे बीज नहीं उगते हैं, उसमें से कुछ ही बीज 20% बीज उगते हैं, 90। ये फैक्ट है, ये रूल्स है, यह चीज मानने की जरूरत है। अगर हम 100 लोगों से संपर्क करते हैं तो 100 लोग नहीं ज्वाइन होंगे। एजम्पशन। और एक आपकी एलन पीस साहब की किताब है सवाल ही जवाब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप 10 लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो मात्र 7 लोग आपकी बात को सुनेंगे, उसमें से 4 लोग उसको गंभीरता से सुनेंगे और 2 तैयार होंगे लेकिन ज्वाइन एक ही करेंगे। तो 10 में से 1 ज्वाइन करते हैं, यह रेशियो है। इस रेशियो की एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और मैंने यह देखा कि कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत सब कुछ हो जाए, और जब पेशेंस नहीं रखते तो काम उनका उस तरीके से वो रिजल्ट नहीं पाते हैं। इसमें प्रैक्टिकल का अगर फील्ड की बात किया तो मैंने फील्ड की एक उदाहरण बताता हूँ कि एक हमारे एक लीडर थे, जब वो शुरू शुरू में आए तो उन्होंने इसमें बहुत तेजी से काम किया, बहुत तेजी से काम किया कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया और दिन भर में 20 फोन इनसे बात करी, उनसे बात करी, ये करी, और फिर बहुत तेजी से उन्होंने ग्रोथ भी किया, बहुत तेजी से क्विक सिल्वर भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर जब वो एक्चुअल फेज आया, जब वो अधीर होने लगे, तो फिर उस तरीके से रिजल्ट नहीं आने लगा, तो उनके अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी आने लगी। फिर हमने उनको समझाया कि ये पेशेंस का चीज है। ऐसा नहीं कि आपने जिससे कहा, आपने शुरुआती दौर में जब आपकी हार्ट लिस्ट होती है तो आप उनसे कहते तो जुड़ जाते, लेकिन आगे चल करके इसमें आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा।
आप अपने नॉलेज से किसी से आप सेल निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू से नहीं निकाल सकते। तो नॉलेज पे काम करिए और फिर इसमें काम किया जाएगा तो फिर धीरे धीरे उनको समझ में आए ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं। और बहुत से लोग बहुत जल्दी इसमें आउट होने लगते हैं। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे लीडर्स आए शुरुआती दौर में जिन्होंने बहुत तेजी से काम किया, बहुत तेजी से हम लोगों ने काम किया, बहुत तेजी से ग्रोथ कराया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपना पेशेंस को उस हिसाब से नहीं मेंटेन कर पाया और फिर रिजल्ट आगे नहीं चले। लेकिन फिर भी आपको पेशेंस होना चाहिए। एज ए अपलाइन, एज ए लीडर आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने डाउनलाइन को। देखिए किसी कारणवश वो कभी नहीं काम कर सकता। आज जैसा कि गुरुदेव ने बताया, जब सिस्टम की मुझे जानकारी हुई, गुरुदेव लोगों के, मेंटर लोगों के संपर्क में मेरा नॉलेज बढ़ा, तो मैंने जब इस पर काम करना शुरू किया, फिर से उन पर काम करना शुरू किया, तो मैं इस मामले में फिर से कह सकता हूँ कि हमारी ओवर टीम जो शुरुआती दौर में किसी कारणवश उस सहयोग में नहीं आ पाई, आज पुनः वो वापस आ रही है, पुनः काम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि पेशेंस रखा गया। तो पेशेंस रखने की जरूरत है, उससे आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा सक्सेस पथ का तो दूसरा पिलर है एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एटीट्यूड केवल इस बिजनेस में न केवल सफल होने के लिए, बल्कि लाइफ की किसी फील्ड में सफल होने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। इसके बहुत से उदाहरण आते हैं कि आधा गिलास जैसे पानी भरा हो, एक व्यक्ति कहेगा कि आधा भरा हुआ, एक कहेगा आधा खाली है। तो आप किस नजरिए से, हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखिए। अपने सकारात्मक एटीट्यूड से आपको अच्छे परिणाम निकलते हैं। इसी तरीके से एक दो दोस्त जा रहे थे, तो एक चिड़िया ने बीट किया, तो दोनों के कपड़े खराब हुए। तो एक दोस्त बोला ये भगवान ने क्या चिड़िया बनाई, इस तरीके से बीट करते। उल्टा उनको दोस्त होने लगे। दूसरे ने कहा कि अरे ये तो भगवान ने चिड़िया ही बनाई, अगर यही कहीं भैंस होती तब क्या हाल होता। तो केवल ये देखने के नजरिया का ही बात था कि किस तरीके से आप देखते हैं। एक सकारात्मक सोच रहा है, एक नकारात्मक सोच रहा है। लेकिन नजरिया अगर आपका सकारात्मक रहता है तो आप सफलता प्राप्त करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो 10 बार वो फेलियर हुए, लेकिन उनका नजरिया था ना, मुझे ये करना ही करना है, करना ही करना है। आप सोचिए कि उनका कितना पेशेंस रहा होगा, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहा होगा कि वो अनम्यूट करिए सर अपने आप को आप। महेश सर आप अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ अभी म्यूट हो गए थे, अब अभी करिए। हेलो, हाँ आ रही है सर, आ रही है, है? आ रही है सर, आ रही है, हेलो, आ रही है सर, गुरुदेव आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। हेलो गुरुदेव, आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, क्या बीच में ब्रेक हो गई थी क्या? हाँ हाँ। नहीं, क्यों पेशेंस से था कि कहाँ से ब्रेक हुआ है? नजरिया में आपको कहानी सुना रहे थे, उसके बाद ही बोला। अच्छा, ठीक ठीक। तो मैं नजरिया की बात कर रहा था कि नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक उदाहरण है कि एक अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर आक्रमण किया। वो 16 बार आक्रमण करके हार चुका था, लेकिन उसने उसने कभी अपने को दिल को छोटा नहीं किया। उसने हमेशा पॉजिटिव नजरिए के जीत के दिखाएंगे। अब जब वो 16वीं बार हार करके एक गुफा में बैठा हुआ था, तो वहां पर उसने देखा कि एक दीवार पे चींटियां चढ़ रही थी, और चींटी चढ़ करके बार बार गिर रही थी, बार बार। इस दृश्य को देख करके उसने देखा कि इनकी कितनी सकारात्मक नजरिया है, बार बार गिरने के बावजूद चढ़े, अंततः चींटियां सफल हो गई। तो दूसरी बार उसने फिर 17वीं बार जब आक्रमण किया तो वह जीता, और जीत करके जो है उसने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इस तरीके से नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। नजरिया न केवल अपने टीम के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज अनचाही आपके साथ हुई, लेकिन एज ए टीम लीडर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने डाउन लाइन की ऐसी किसी बात को अपने सकारात्मक नजरिए से माइंड न करें, उसको अपने अंदर मत लें, उसके प्रति हमेशा उसके ग्रोथ के लिए सोचें। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तब भी उसको अपने ग्रोथ के लिए ही आपको सोचना है और हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखना है। इससे आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है सक्सेस का कि टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने की जिज्ञासा। तो टीचेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमको सीखने और सिखाने की जिज्ञासा हो ही रहेगी तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का ही है। कहा जाता है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। उसी तरीके से आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज बढ़ाने की बहुत जरूरत है।
और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको मीटिंग में आने की बहुत जरूरत है, फंक्शन में आने की जरूरत है, किसी भी तरह के कार्यक्रम अगर वो मौका मिलता तो उसमें आने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां से आप सीखते हैं। और बहुत से लोग इस चीज को मैंने महसूस किया है कि जो लोग इसमें जितना जल्दी पारंगत हो जाते हैं उतनी बड़ी सफलता लेते हैं, और जो लोग इस चीज में जितना देर करते हैं उनकी सफलता में उतनी देरी होती है। क्योंकि अगर आपको कोई फंक्शन मिल रहा है तो आप उसमें बहुत सी चीजें सोचने लगते हैं, कोई सोचता है इसमें इतना पैसा लग जाए, कोई सोचता है पैसा पड़ जाएगा। अगर उदाहरण मैं बताऊं, 29 को फंक्शन होने जा रहा है, ये हमारा मई में डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, सिस्टम के माध्यम से जानकारी मिली, इसको अटेंड करने के लिए हम लोगों ने इसको बहुत अप्रोच किया। लेकिन यह देखिए कि कुछ लोग इसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र से चले आ रहे हैं, गुजरात से चले आ रहे हैं, वहां पे उतना किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ पर रह करके अटेंड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ही आगरा में रह करके उनको आने में तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज की पता नहीं है कि ये सीखने का बिजनेस, वहां से हम क्या सीख सकते हैं और सीख करके अपनी टीम को क्या दे सकते हैं, यह नॉलेज नहीं है। इस कारण ये सीखने और सिखाने उनको, जब मैं इनको ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उनको सिखाने की जरूरत है। एज ए अपलाइन इस चीज को जब हम उनको सिस्टम में ढालेंगे तो पहले अपने सीखना है और फिर सिखाने का, इसको सिखाने का भी प्रयास होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग सिखाने में कोताही करते हैं, उनके अपने एटीट्यूड के कारण होता है। हमने ये चीज महसूस किया कि फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिखाने में थोड़ा सा उनको मशक्कत होता है लेकिन 100% सिखाना चाहिए। जितना आपको आता है, जितना आप अपलाइन से सीखते हैं, जितना सिस्टम से सोना चाहिए, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए और अपने चीजों को पूरा सिखाने को होना चाहिए। आज हमारे टीम में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी 5 या 10 की भी टीम हो, उसको आईडी बनाना ना आता हो, उसको साइट खोलना नहीं। मेरी हैबिट्स है, उसको तुरंत आईडी बनाना सिखाता हूँ कि मैं अपने, क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मैंने जब अपने अपलाइन से पूछा तो मेरे अपलाइन इस चीज को मुझे आईडी बनाना नहीं बता पाए थे। मेरी फर्स्ट आईडी लग गई थी, दूसरी आईडी लगनी थी, उसी से मैंने इसको सीखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ साथ वो सीखे। तो मैंने महसूस किया कि अगर इसको सिखा दिया जाए अपने टीम को तो काम आसान हो जाता है। इसी तरीके से प्लान दिखाने की, सिखाने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी टीम को अधिक से अधिक लोगों को प्लान दिखाना सिखाएंगे, प्लानर तैयार करेंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा। सिस्टम में लाने की आवश्यकता है, बुक रीडिंग की हैबिट को आवश्यकता है, 100% यूजर बनाने की आवश्यकता है तो इस तरीके से सीखने और सिखाने की जिज्ञासा स्वयं में होनी चाहिए, इसको टीम में लागू करनी चाहिए। जितनी बड़ी ये चीज की जाएगी उतना अच्छा ग्रोथ होगा। अगला इसका पिलर है सक्सेस पथ का ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो, ऑनेस्टी जो बेस्ट पॉलिसी कहा ही गया है तो हमेशा ऑनेस्टी तो हमेशा काम करती है। और यहाँ पे तो ऑनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आपको नेटवर्कर के रूप में आप हमेशा एक, कहा जाता है कि नेटवर्कर कांच के मकान में रहता है, उसका हमेशा ऑब्जर्वेशन होता है। आपकी डाउनलाइन ऑब्जर्व करी, आपकी अपलाइन ऑब्जर्व करी, और वहां थोड़ी सी भी चूक, आपकी थोड़ी सी भी चूक आपके किए हुए मेहनत पे पानी फेर सकती है। और आप इस कारण आपको ऑनेस्टी में कहीं कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यह चीज सिस्टम बताती है और यह चीज को फॉलो करने की जरूरत है। मैंने ये महसूस किया कि ऑनेस्टी का के बारे में अगर थोड़ी सी उदाहरण दिया जाए कि कभी कभी मान लीजिए जब हम लोग कोई पैसा लेते हैं तो कोई 10 रुपए भी अगर रिटर्न किया जाता है तो लोग कहते हैं कि रख लो। पहले ऐसा एटीट्यूड नहीं था, चलो कोई बंदे चल जाता, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं चलेगा। आज के डेट में अगर किसी का 1 रुपए भी है तो 1 रुपए भी उसको वापस करना पड़ता है। और मैंने यह देखा कि जब से मैंने इस सिस्टम में आया, इस ऑनेस्टी का प्रभाव अन्य चीजों में भी पड़ा। तो सेफ साहब से बहुत सी चीजें आप स्वयं सीखते हैं, अगर उसकी चीजों को फॉलो करेंगे तो बेस्ट चीजें तो है ही, और उसको आप अपने जीवन के अन्य चीजों में भी लागू करेंगे तभी आपके अच्छे परिणाम आएंगे। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि जो पहले की हैबिट थी, छोटी मोटी अमाउंट को आदमी अवॉइड कर देता, लेकिन आज नहीं। अगर किसी का 2 रुपए भी है तो उसको वापस होना ही होना और नहीं रुक सकता, क्योंकि आपकी ये हमेशा, और केवल ऑनेस्टी इसमें नहीं है कि आप पैसे की केवल बात है, हर चीज में ऑनेस्टी होनी चाहिए। आपको सिस्टम के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके अपलाइन के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको जो कहा जा रहा है उसके प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो बहुत तेज ग्रोथ करेंगे। दूसरे शब्द में जितने प्रतिशत आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, अपलाइन और सिस्टम को फॉलो करें। कहा जाता है कि किताबों को पढ़ा जाए, तो पढ़ना है, बगैर काम बगैर पढ़े बहुत बड़ा ग्रोथ होना नहीं है। आज पढ़िए चाहे कब कब बाद में पढ़िए, वो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सिस्टम में आना ही पड़ेगा, मीटिंग फंक्शन अटेंड करना ही पड़ेगा, फ्राइडे ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, तभी हम इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो सारे चीजें में ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। कभी कभी यह चीज देखा गया फील्ड में, कभी कभी जब लीडर्स नया होता तो उसको जब अपलाइन कोई बात कहती है तो उसको बोझा के रूप में लगता है, वो ठीक से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बट मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग, सपना तो सबका होता है, लेकिन प्रश्न आप क्या करते हैं। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छे ग्रोथ आएंगे। अब अगला आता है कि व्हाट टू डू। अब हमको करना क्या है।
अब हमने इस बिजनेस को हमने ज्वाइनिंग कर लिया और कुछ कर लिया, लेकिन हमको करना क्या है। तो इसमें बताया गया है कि 3 चीजें हैं ऐसी हैं कि जो आपको 100% सफलता दिलाती हैं। अब इन 3 चीजों की आवश्यकता है कि क्या है इसमें। इसमें सफलता में सबसे बड़ा रोल आता है एक्साइटमेंट का। अगर आप इस बिजनेस को लेकर के अगर आपका व्हाई क्लियर, आप इस बिजनेस को समझ चुके हैं, तो आपको इसको लेकर के एक्साइटेड रहने की जरूरत है। बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझ करके हमेशा एक्साइटेड रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में आ रहे हैं जो कि न केवल आपके लिए आपको समय, सम्मान और पैसा की आजादी दिलाने वाला, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को दिलाने वाला है और आपको करोड़ों के इनकम पे ले जाने पर। तो आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है। और यह एक्साइटमेंट जब आप किसी से बात करते तो वहां पर झलकना चाहिए, वह कॉन्फिडेंस आपका झलकना चाहिए। अगर किसी को आप प्लान दिखा रहे हैं, किसी से बिजनेस को लेकर के बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर एक्साइटेड में रहना चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब वो नेचुरली एक्साइटमेंट होना चाहिए। वो आप अपने अगर आप किसी चीज को, इतने बड़े बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो आपको वह सामने वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप लुंज पुंज, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका जो बातों का वजन वो उसमें वो दिखना चाहिए, फिर वहां से रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि सेल आपके एक्साइटमेंट पे मिलता है। आप जिस हिसाब से एक्साइटमेंट है, आप उसको विश्वास दिलाइए। करोड़ों का बिजनेस, आपको विश्वास तो है ही, सामने वाले को विश्वास दिलाइए फील्ड में जाकर के कि आप आइए हमारे साथ, इसको ज्वाइन करिए। पहले उसको विश्वास नहीं होता है, फेस वैल्यू पर, लेकिन जब एक्साइटेड होकर के विश्वास देते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट पाते हो। इस मामले हम लोग लकी हैं कि हमारे महागुरु जी, जिसको एक्साइटमेंट का मशीन कहा जाता है, जब भी कोई फंक्शन होता है तो उनका एक्साइटमेंट का लेवल देख करके तो बाहें फड़कने लगते हैं और लगता है कि बस फील्ड में उतर जाए। तो हम लोग ऐसे टीम में जो खुद भी सेल्फ एक्साइटेड टीम है, एक्साइटेड में रहना चाहिए। और मैं इस मामले में लकी हूँ कि हमारे जो जोड़ीदार है, जो राम सिंह जी हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक्साइटमेंट प्लान दिखाते हैं। और उनका मैंने रिजल्ट देखा है कि जो उनका जो प्लान दिखाते हैं, जब एक्साइटमेंट में आते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एक्साइटमेंट के बेस्ट एग्जाम्पल अभी तक मैंने उनको फील्ड में देखा है कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 100% ट्रू है कि 90% रिजल्ट एक्साइटमेंट से आते हैं। दूसरी बात रही 8% टेक्निक की बात है। तो टेक्निक हमको जानना चाहिए, सिस्टम की सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। सिस्टम के टूल से ये जो सारी चीजें बताई जा रही है, टेक्निक ही है, जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, टेक्निक है। 8 स्टेप ट्रेनिंग, बुक रीडिंग, आपको सारी चीज पता होना चाहिए। साइट्स का पता होना चाहिए, कंपनी के अपने डाउनलाइन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें आईडी लगाना, ये सारी चीजें टेक्निक्स में आती है। मतलब कोई भी चीज आपके डाउनलाइन को जरूरत हो या आपके सिस्टम की सारी एक्टिविटी आनी चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो सफलता में काम होगा। इसका 8% रोल है, इसलिए है क्योंकि अगर नहीं भी आ रहा तो आप अपने अपलाइन के साथ कर सकते। 2% फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो काम आपका खराब हो सकता है। ये अपलाइन के प्रति होनी चाहिए, डाउनलाइन के प्रति होनी चाहिए फाइन ट्यूनिंग। अगर सब कुछ है उसी तरीके से कि आपने लाखों की कार ले ली है, सब कुछ है, लेकिन हवा नहीं है तो खराब हो जाता है। फाइन ट्यूनिंग का उदाहरण मैंने बताया कि जब एक टीम यूनाइटेड रहती है, आपस में एक एक दूसरे से जुड़ी रहती है, उनका ऑब्जेक्ट एक तो बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। तो फाइन ट्यूनिंग इंपॉर्टेंट। अब एक स्टेप ऑफ सक्सेस, अब इस बिंदु पर आ जाते हैं। और इसमें जो सबसे पहला है कि यह एक बैकबोन है इस बिजनेस का। यह सक्सेस के 8 स्टेप, यह इंपॉर्टेंट है। ये चीजें सीरियलवादी में पहले ड्रीम है, तो ड्रीम जो है इसकी बैकबोन है। क्योंकि किसी व्यक्ति को चलने के लिए, जिस तरीके से गाड़ी है या ये है आपका हवाई जहाज है, इसको चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी व्यक्ति को चलने के लिए उसके ड्रीम की आवश्यकता, उसके गोल की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास ड्रीम नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही आपको बढ़ाता है। जिसके जितने बड़े ड्रीम होते हैं उतना तेज ग्रोथ होता है। और ड्रीम स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको ड्रीम ऐसा नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, यह चीज हमको चाहिए, इतने दिनों में चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा बना दिया कि प्राप्ति नहीं किया जा सका। और टाइम बाउंड होना चाहिए। हाँ, मुझे 6 महीने में आपको हमको जिस हिसाब से कि हमको 2 व्हीलर लेना, 4 व्हीलर लेना, फ्लैट लेना है। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैंने भी काफी अपने छोटे छोटे ड्रीम पूरे किए हैं और बड़े ड्रीम पूरे करने की प्रक्रिया में है। लेकिन जब ड्रीम नहीं रहेगा तो फिर आपका तेजी से ग्रोथ नहीं होता। कुछ लोग चूक करते हैं। बार बार अपलाइन कहता है कि इसको ड्रीम बनाइए, ड्रीम को लिखित होना चाहिए, क्योंकि वह लिखित ड्रीम आपके अवचेतन माइंड को कमांड देता है, जो कि आपको बिजनेस में फील्ड में आगे बढ़ाता है और आपको इधर फोकस आपका इधर रखता है। तो फोकस इधर रखने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, गोल का होना बहुत जरूरी है। और इसको अभी तक बहुत से लोगों ने किया ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया इसको बिल्कुल करने की जरूरत है, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका सीधे अवचेतन मन से रिलेशन है, क्योंकि अवचेतन मन वह चीज होता है कि चेतन मन तो 90% है जो मास्टर का काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 90% है
जो 24 आवर काम करता है, वो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए हमेशा लगा रहता है। लेकिन जब आपका ड्रीम ही नहीं रहेगा तो आपका 90% जो मन है वो एक्टिव नहीं रहेगा। उसको एक्टिव करने के लिए ड्रीम की बनाया जाना बहुत जरूरत है। और ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि आपको दिखे, हमेशा आपको चेतन मन पे स्ट्राइक करे, आपके बेडरूम में, आपके यहाँ वहाँ, सब जैसा सिस्टम का था वो करते रहने की जरूरत है। इसके बहुत दूरगामी और बड़े परिणाम होते हैं, इसको करने की जरूरत है। नेक्स्ट गुरुदेव। अब ड्रीम आपके जो है गोल जो होते हैं वो 3 तरह के हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल है जो 3 से 6 मंथ के हैं, मिडिल टर्म गोल है 1 से 2 ईयर्स के हैं, लॉन्ग टर्म 3 से। ये कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं आप इससे दूसरा भी हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए, सब जैसे मोबाइल के बनाया, फ्रिज के बनाया, टेलीविजन के बनाया, छोटे छोटे ड्रीम बनाइए और इसको अचीव करिए। तो इसको एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। उससे क्या होता है, आपके मन को एक पॉजिटिव कमांड जाता है। जैसे मैंने जब इस बिजनेस से एक मोबाइल ही अपने पिताजी को लेकर के दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा नहीं कि मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस बिजनेस से दिया गया तो एक उसका अलग आनंद आया। हमने अपने बेटे को इससे एक लैपटॉप दिया है, लैपटॉप हम ऐसे भी दे सकते हैं, फिर हमने उसको सेलिब्रेट के एंजॉय किया। आज हम नेक्स्ट 4 व्हीलर के लिए ड्रीम है, वो भी जल्दी पूरा होने वाला है। तो उसके लिए क्या है, एक गोल है, और फिर इसको जो अचीव हो तो इसको फुल सेलिब्रेट करें और अच्छे से, उससे आपके एक अच्छा कमांड आता है। और हमेशा ड्रीम बने रहना चाहिए, मिडिल टर्म ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर ड्रीम आपके रहते हैं तो बने। तो इस तरीके से एक ड्रीम के बारे में एक नेक्स्ट स्लाइड बोल दो। अब यहाँ पे जैसे लिस्ट की बात कर लें तो जो ड्रीम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, लिस्ट की बात आती है। तो लिस्ट जो है इसका रॉ मटेरियल है, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये उसी तरीके से जैसे आपने जूते की फैक्ट्री बना ली, सब कुछ होगा, सब इंप्लॉयमेंट है, सारे लाग है, और आपके पास चमड़ा नहीं है, तो चमड़ा नहीं है तो आप जूते नहीं बना सकते। तो लिस्ट एक रॉ मटेरियल है। और जो व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जो लिस्ट में डायमंड है वही एक्चुअल डायमंड है। लेकिन लिस्ट में हम थोड़ा सा चूक करते हैं, लिस्ट को बनाने के लिए हम ध्यान नहीं देते और लिस्ट को फोकस। और लिस्ट ऐसी चीज नहीं, एक बार बन गई तो उसको अमेंड, लिस्ट मस्ट बी रिवाइज एवरी डे एंड एवरी डे सम पीपल मस्ट बी एडेड इन योर लिस्ट। लिस्ट कोई एक शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, ये डेली की काम की चीज है। और कोई भी व्यक्ति, इसमें अगर लिस्ट की बात किया जाए तो इसमें कहा गया है कि प्राइमरी लिस्ट हार्ट लिस्ट होती है। हार्ट लिस्ट वो होती है जो हमारे नजदीकी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, करीबी लोग हैं, जो हमारी बात मानते ही हैं, उनको ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी चाहिए और उनको प्लान जरूर दिखाना चाहिए। कभी कभी हम यहाँ पे चूक करते हैं, फील्ड में जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे चूक होती है कि हम प्राइमरी लिस्ट के सारे लोगों को कवर नहीं करते, हम संकोच करते हैं। यहाँ संकोच करने की जरूरत नहीं है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ चुके हैं तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में प्लान बताना ही इसका काम है। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा बता करके उनको जोड़ लेगा तो कष्ट होगा। इससे अच्छा कि पहले ही बता दिया जाए, प्राइमरी लिस्ट को कवर किया। दूसरी इनकी सेकेंडरी लिस्ट आती है, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट वह लोग होती है जो हमारे परिचितों के परिचित है, मित्रों के परिचित है, बेटे का दोस्त, इस तरीके से कोल्ड लिस्ट पे भी काम करने की जरूरत नहीं। वार्म लिस्ट हो गया। कोल्ड लिस्ट तो वह चीज हो गई जो मैंने अभी बात किया, वो आपकी वार्म लिस्ट थी। कोल्ड लिस्ट हो गया कि जो हमके परिचित नहीं, एकदम अपरिचित है, उन लोगों को भी इस बिजनेस में कहा कि 3 फीट रूल्स, जो भी व्यक्ति 3 फीट के दायरे में आ गया उससे आप कवर कर लें। अभी जल्दी एक मेरे लीडर के द्वारा एक व्यक्ति से संपर्क हुआ दूरभाष पे। वो व्यक्ति राजस्थान में बैठा हुआ था और इससे हमारे एक डाउन लाइन से वार्ता हुआ। वार्ता के बाद वो व्यक्ति जुड़ा। तो कोल्ड लिस्ट से व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस को समझ के आता है, वो आपकी बातों से बिजनेस को समझता है और आता है। और कोल्ड लिस्ट पे फोकस करना चाहिए। कोल्ड लिस्ट के व्यक्ति, आज राजस्थान में मेरी उनसे बातें होती, उनसे मेरी मीटिंग हुई, बहुत जल्दी हम लोग वहां पर राजस्थान भी जाने वाले हैं। क्योंकि कोल्ड लिस्ट का व्यक्ति हमेशा हमेशा वेलकम करने को तैयार है, क्योंकि बिजनेस को समझ के आया है। तो कोल्ड लिस्ट हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन कोल्ड लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोल्ड लिस्ट पे वर्क करना चाहिए और संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम संकोच छोड़ देंगे तो कोल्ड लिस्ट पर हम करेंगे। और 3 फीट की दूरी में जो कहा गया, जो भी आएगा उसको कोशिश करिए बताने का, उसमें से बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो कोल्ड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रैब की बात कर लें लिस्ट में। अब क्रैब की बात कर लें, लिस्ट की जो रेटिंग की गई है, वैसे तो आपके कपल्स में जो लोग हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कपल्स के रूप में हो सकते हैं, उनकी लिस्टिंग करिए। रिस्पेक्टेबल लोग हों उनको एक एक कैटेगरी में रखिए, एम्बिशियस लोग हों उनको रखिए, प्रोफेशनल लोग हों उनको रखिए। इसके अलावा जो इनके पास मनी पावर है, ऐसे लोग भी आपके लिस्ट में होने चाहिए। उसका जो लोग एम्बिशियस हैं उनके भी होने चाहिए, और जिनको नीड है ऐसे लोग होने चाहिए। इस तरीके से अपनी लिस्ट की कैटेगरी किया जाए और उनके साथ फिर आगे उनको प्लान किया जाए।
उनको प्लान दिखाया जाए और फिर उनके साथ उनको अपनी टीम में जोड़ा जाए। तो अगर इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है। और अगर हमने 100 लोगों का भी लिस्ट बना दिया, ये जितने ग्रुप बनाए हैं कि 100 लोग तो बड़े आराम से आ सकते हैं, और एक कैटेगरी में अगर आपके 10-10, 20-20 लोग आ जाते हैं 80/20 के रूल से अगर कहा जाए तो 100 में से 10 लोग आपके पास आ जाते हैं। लेकिन फिर उन 10 लोगों से इसी फार्मूले पे उनकी भी टीम बनाई जाए तो 10 के साथ 100 की अगर टीम बनाई जाती है तो लिस्ट में तो 1000 की लिस्ट आ जाती है। उसमें से फिर आपके पास 1000 में से अगर 80/20 के रूल तो 100 लोग आ जाते हैं। फिर 100 लोगों के साथ भी इसी फार्मूले उनकी लिस्ट बनवाई जाए तो 10,000 लोग आते हैं। 10,000 से 1000 लोग आ जाते हैं। 1000 से फिर 100 की लिस्ट बनाई जाए, 1,00,000 लोग आ जाते हैं, उसमें से 10,000 लोग आ जाते हैं। इस तरीके से लिस्ट में आप डायमंड बनने की कोशिश करिए। जब लिस्ट में डायमंड बनेंगे तो आप स्वतः डायमंड हैं। तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कहीं हम फोकस कम करें तो लिस्ट अपने साथ साथ अपने टीम की लिस्ट बनाने की आवश्यकता है। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है इन्विटेशन। इन्विटेशन के बारे में साफ साफ कहा गया कि कीप इट शॉर्ट एंड स्मॉल सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत इन्विटेशन में कभी कभी हम बहुत सी सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन इन्विटेशन एकदम बहुत सिंपल तरीके से होना चाहिए और सारी चीजें वहां नहीं खुलनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा बनी रहे। फिर उसको प्लान के समय बताएंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि अगर हम किसी को शादी का कार्ड देने जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी आपको इन्विटेशन देने जाते हैं। जब हम कार्ड देने जाते हैं तो पूरा शादी का सारा चीज नहीं बता देते हैं कि ये मेन्यू में ये रहेगा, ये चीज मिलेगा ना, वो चीज नहीं, केवल सिंपल सी दिनांक कितने को शादी है। फिर जब वहां पे आता है तो व्यक्ति सारा कुछ देखता है। तो कुछ इसी पैटर्न पे इन्विटेशन को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ चूक करते हैं जुड़ते हैं। और जब भी किसी को नए एसोसिएट को जोड़ा तो उसको बताया जाए कि वो अगर किसी को प्लान दिखाना तो अपने प्लान के मदद से इन्विटेशन शॉर्ट होना चाहिए, तो फिर आपको अधिक रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट गुरुदेव। इसके बाद शो दी प्लान का, जब आपके पास लिस्ट बन गई और उसके बाद आपने इन्विटेशन कहते इन्विटेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, वहां आपको टाइम फिक्स करना चाहिए। फिर जो शो दी प्लान का जब आपने समय फिक्स कर, सपोज किया आपने टुमारो किसी को 10 बजे का समय दिया है, तो आप उसको 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले कॉल कर लें और उसके बाद की पुनः फिर से अपॉइंटमेंट उसको फिक्स कर दे और समय से 5 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके लिए कोई दूसरा चीज आ सकता है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया 5 मिनट 10 मिनट तो किसी दूसरे काम में जा सकता है। तो इसको टाइम को बहुत ध्यान रखना है। ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपका ये अपीयरेंस जो है प्रॉपर नहीं रहेगा तो फिर आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। यहाँ पे हम लोग चूक करते हैं। महागुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप फील्ड में जाइए तो ड्रेस कोड में रखिए, व्हाइट शर्ट पहनिए, रेड टाई पहनिए और फिर वहां पर ड्रेस कोड में रहिए। यहाँ पे चूक करते हैं। लेकिन ड्रेस कोड क्या होता है कि जब आप सामने जाते हैं तो सबसे पहले जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो प्रोडक्ट और बिजनेस के पहले आप बिकते हैं, आपका अपीयरेंस बिकता है। तो आपका अपीयरेंस मस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लुंज पुंज चले गए और कुछ ऐसे ड्रेस में चले गए और आप करोड़ों की बात करें तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो ड्रेस कोड और टाइम की बात मैंने कर ली। और डिसिप्लिन में रहिए, आपका एटिकेट्स वहां पर बिल्कुल होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी फॉर्मल बातें करें, फिर धीरे धीरे बिजनेस में आए और उसको समझने की कोशिश करिए। प्राइमरी फैक्टर एलएनपी साहब ने अपने पुस्तक सवाली जवाब में कहा कि अगर सामने वाले का प्राइमरी फैक्टर समझ लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो आपको अधिक रिजल्ट आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग मनी से ही आकर्षित हों, ऐसे भी लोग हैं जो मनी से आकर्षित नहीं है। मेरे पास एक एसोसिएट ऐसा आया था जिसको मैंने ज्वाइनिंग कराई तो अपने मेंटर के माध्यम से मुझे पता चला है, मैंने भी इस चीज महसूस कर लिया है कि उनको पैसे की आवश्यकता है लेकिन सम्मान की आवश्यकता है। तो जब सम्मान के बारे में उनसे बात किया गया कि इससे आप जो है आप विधवा आश्रम बना सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें समाज के लिए कर सकते हैं, उनकी बहुत सी इच्छा थी, तो ये उनके लिए बहुत काउंट किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो प्राइमरी फैक्टर को जानने की कोशिश करना है कि टोटल साइकोलॉजिकल गेम है। सामने वाले के साथ आप बात करते करते जानने की कोशिश करिए उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। किसी का पैसे में हो सकता है, किसी का सम्मान में हो सकता है, किसी का किसी चीज में हो सकता है। वो अगर आप जान लेते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। टेस्टिमोनी, आपको टेस्टिमोनी अपना देने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उसको आप बिल्कुल बेधड़क बताने की आवश्यकता, और जितना है उतना ही बताने की आवश्यकता, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा की आवश्यकता नहीं है। टेस्टिमोनी आपको हमेशा देने के लिए तैयार रहना, इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट गुरुदेव। इसके बाद फॉलो अप आता है। अगर आप जब प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति को जब सामने वाला व्यक्ति सुनता है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत रिजल्ट आता है। अगर इसकी बात की जाए कि आफ्टर फर्स्ट मीटिंग आपका 2% रिजल्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और 3% रिजल्ट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, दूसरी बार जब आप मिलते हैं, और फिर 5% तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन यहीं तक आता है लोगों का धैर्य छूट जाने लगता है, उनको लगता है नहीं ये नहीं ज्वाइन होगा। और 10% रिजल्ट तो चौथे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और 80% रिजल्ट 5 से 12 तक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं।
तो यह चीज, यह फैक्ट है। और यह प्रक्रिया फॉलो अप कराती है। फॉलो अप में जितना आप सिद्धस्त होंगे उतना अधिक आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा कि फॉलो अप के माध्यम से आपको, फॉलो अप में पहले आपको खुद आपका नॉलेज होना चाहिए कि हर चीज को, सिस्टम की चीजों को आप समझ सकें। सामने वाले की फॉलो अप, उसकी क्वेरी को समझिए, क्वेरी में उसका क्या क्वेश्चन है, क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा। बहुत से क्वेरी जाएंगी, उस क्वेरी का जवाब होना चाहिए, विथ रिकॉर्ड होना चाहिए। गुरुदेव जैसे कहते हैं कि आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए सारी चीज, इसमें सारी चीज जिसे आप फिजिकली दिखा सके। आप डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाते हैं, वर्बली के अपेक्षा यदि वैसे डॉक्यूमेंट्री या उस तरीके से दिखाते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो फॉलो अप में हमको हर फॉलो अप में उसको जानने की कोशिश और धैर्य बना के रखना है, क्योंकि 5 से 12 तक में लोग 80% इसमें लोग आते हैं। तो इसमें अगर उनको निरंतर फॉलो अप किया जाए, उसके फैक्टर को जानने की कोशिश करें तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। दूसरी बात, फॉलो अप विद इन 24 आवर होना चाहिए। अगर विद इन 24 आवर हम फॉलो अप करते हैं तो आपको सफलता काफी मिलता है। अगर 90% हो जाता है, 48 आवर में कर दें तो 50% हो जाता है, और आफ्टर 48 आवर मे और मे नॉट भी होता है। लेकिन अगर हम आपके वेन्यू के माध्यम से करते हैं या किसी बड़ी बड़ी एक्टिविटी में जाते हैं, तो फिर हमको अपने जो भी एसोसिएट हैं उनको राउंड द सर्किल उनके साथ बैठ करके उस बिजनेस के बारे में उनको कैसा लगा ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर उनकी क्लोजिंग कराने की कोशिश। यहाँ लोग चूक करते हैं कि अपना आया, उन्होंने वेन्यू में इनवाइट किया, फिर उसका जैसे वेन्यू खत्म सब लोग चले पूछने ना। लेकिन ये सिस्टम कहता है कि राउंड द सर्किल आप उनको सारे लोगों को बैठाइए, क्योंकि वह एक ऐसा मूवमेंट है जब उसके मन में चल रहा है, विचार चल रहा है, वहां उसको आप अपने तरफ मोड़ सकते हैं, आप उसका सेल क्लोज कर सकते हैं। नहीं भी क्लोज होगा तो नेक्स्ट फॉलोअप में क्लोज होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई वेन्यू में आया और राउंड द सर्किल आपने उससे बात नहीं किया तो फिर उसकी संभावना घट जाती है। तो इसको जरूर करने की आवश्यकता है, यहाँ पर लोग चूक करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। नेक्स्ट गुरुदेव, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है, 100% डुप्लीकेशन का है। आप जो चीज आप चाहते हैं वह नहीं होगा, आपकी टीम वही चीज डुप्लीकेट करते करेगी जो आप करते हैं। यहाँ पे चूक होता है, जैसे मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू वाली इसमें एक कहानी भी है कि एक टोपी वाला था, टोपी बेचा था, तो वो सो गया पेड़ के नीचे, तो सब बंदर है सब टोपी लेके चले गए, तो बहुत परेशान हो गया, नहीं आया। अंत में थक हार करके उसने अपनी टोपी सर पर उतार के फेंकी, तो सारे बंदरों में फेंक दी। ये कहानी के माध्यम से बताया गया कि मंकी सी मंकी डू, सेम चीज यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आप करते हैं वह आपकी टीम देखती है, वह करती है। और यहाँ हम चूक करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डाउनलाइन को बस केवल कह दिए, वो हम अपेक्षा करते हैं कि मेरा डाउनलाइन सब कर दे या मेरा अपलाइन आकर के सब कुछ कर दे। अपलाइन अगर आ रहा है तो फिर आप उसके साथ लग करके करवाइए, या आप जो चाहते हैं अपने डाउनलाइन से वो स्वयं आपको करना पड़ेगा। इस तरह तक कहा जाता है कि जो गुरुदेव लोग कहते हैं कि वेन्यू चलाना है तो वेन्यू कौन चलाएगा, वेन्यू चलाने की जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। जब आप वेन्यू चलाएंगे स्वयं, आपकी टीम देखेगी, उसके रिजल्ट देखेगी, तो खुद वो उसको डुप्लीकेट करेगी। आप चाहते हैं कि डेली प्लान हो तो आपको प्लानर तैयार करने और फिर उनके साथ प्लान करिए, कुछ दिन आप काम करेंगे तो फिर वो अपनी टीम के लोग काम करते हैं। तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जो आपके पास सफल लोग हुए, करना क्या है, जो अपने सफल एक्टिव अपलाइन है, जो अपने मेंटर हैं, केवल अगर उन्हीं के कामों को डुप्लीकेट कर लिया जाए तो टीम डुप्लीकेट करने लगेगी और एक बहुत बड़े ग्रोथ के मार्ग पर आप बढ़ जाएंगे। लेकिन डुप्लीकेशन मस्ट है, डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट गुरुदेव, 100% यूजर बनने की आवश्यकता है कि आपको सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। आपको आईडी खोलने आता हो, आप समय में ग्रुप मीटिंग करते हो, वीकली ग्रुप मीटिंग के लिए कहा गया है, समय पर कोर ट्रेनिंग टीम की होनी चाहिए, अपने टीम को प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाता हो, स्टेज और फील्ड परफॉर्मर और ट्रैकर भरता हो, प्रोडक्ट का प्रयोग करता हो, प्रमोट करता हो। 100% के लिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी जानकारी न होने के अभाव में हम उसका जवाब नहीं दे पाते। अभी ये डिनर सेट था, एक बहुत बड़े एक बहुत हाई क्लास के सज्जन को मैंने डिनर सेट दिया, तो उनके मैडम ने उसको आपत्ति लगा दी, जिसके माध्यम से मैं गया था तो उन्होंने मुझे आपत्ति की और बताया कि साहब ये तो डिनर सेट अच्छा नहीं है, इस कैसे आप इतना पैसा ले लिया। हमने कहा आपको इस बारे में क्या पता है, आपकी स्टील की क्वालिटी क्या है, आप इसको जानते हैं, आपका स्टील के स्पेशलिस्ट आप जानते हैं। मुझे जो कंपनी के माध्यम से जो इसका जो फ्राइडे ट्रेनिंग के माध्यम से उसकी मुझे जानकारी थी, मैंने बताया कि इसमें इस स्टील की क्वालिटी प्रयोग होती है जो जंग रोधी है, जो हवा से प्रभावित नहीं होती। हमने कहा दूसरा आप ले तो लेंगे, दिखने में ऐसा लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको 3 से 4 साल बाद होगा। फिर मैंने उनको वीडियो भेजा, वीडियो भेज के कन्विंस किया, तो मेरे पास नॉलेज था। अदरवाइज जो उसको लेकर के इतना निगेटिव हो रहे थे। सिमिलरली ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं,
चारकोल फेस वॉश के बारे में बताया गया, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का मैंने स्वयं यूज किया, उसके रिजल्ट पाए, नोनी का स्वयं यूज का रिजल्ट पाए, हमारे चावल इसको बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट जब आप स्वयं यूज करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं। और सिस्टम के बारे में जानेंगे तो प्रगति पथ आप पढ़िए, अपने टीम को पढ़ाइए, जो टीम में कहा जा रहा है वह चीज जाने। और हर चीज की कुल मिलाकर के 100% यूजर में यह चीज है कि आपको सिस्टम की हर बात भली भांति आनी चाहिए, जिससे आप उसको टीम में लागू करवा सके और कर सके। तो 100% यूजर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत आवश्यक कि आपको अपने लेवल के साथ सब कुछ जाने। बी ए टीम प्लेयर। अब आपको टीम प्लेयर के रूप में रहना है, यूनाइटेड रहना है, यहाँ क्रॉस लाइन नहीं करना है। क्रॉस लाइन का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास मान लीजिए आपका कोई परिचित है और कोई दूसरा एसोसिएट उसको आपके अपने साथ उसको टीम में ले रहा है, तो हमको ये नहीं प्रयास करना है कि उसको तोड़ करके अपने यहाँ लाने की जरूरत है। क्रॉस लाइन करते हैं, ये बी ए टीम के टीम प्लेयर के रूप में आता है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, मैंने काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस बताया है कि काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और एक्टिव अपलाइन के साथ बराबर होनी चाहिए, डिलाइबरेटली होनी चाहिए। अपने डाउनलाइन की जो भी सिल्वर एंड एबव लोग हैं और उनका परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए, और उनकी अपलाइन से काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनके मन में कोई चीजें, कोई शंका, कोई स्वभाव हो सकता है, कोई उनका समस्याएं हो सकती हैं, तो काउंसलिंग में बहुत सी चीजें दूर हो सकती हैं। और फिर जब आप, मैंने महसूस किया कि फील्ड में जब आप काम करते हैं, तो जब आप किसी अपने डाउनलाइन के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे बराबर काम करते करते, चूंकि फैमिली बिजनेस साथ में काम करने का है, तो कभी कभी आपकी बातों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता है। वही बातें जो आप कर रहे हैं उसको नहीं समझ में आती है, लेकिन वही बातें अगर अपलाइन के माध्यम से करवा दी जाए तो अच्छे रिजल्ट देती है, अच्छा उसका परिणाम आते हैं। तो काउंसलिंग विद अपलाइन जरूर होते रहना चाहिए। एडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने सिस्टम का, अपने अपलाइन का, अपने मेंटर्स का एक अच्छे तरीके से समुचित आप प्रमोशन करिए। एक सकारात्मक रूप से, वो केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल होना चाहिए आपके मन में। जब इसीलिए कहा गया कि पावर ऑफ सबमिशन, जब आपके अंदर सबमिशन रहेगा अपने सिस्टम के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, तो स्वतः एडिफिकेशन होगा, केवल दिखावा नहीं होगा, एक्चुअल एडिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को अगर आप किसी से मिला रहे हैं, तो जब आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी हम अपने अपलाइन को ले जाते हैं और डाउन लाइन जो है अपलाइन से प्रॉस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने लगता है। ऐसा चीज नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है सामने वाले का सेल निकालना। तो आपका अपलाइन जैसा भी है उसको आइडेंटिफिकेशन करिए, और जब वो कुछ चीजें बता रहा है तो वहां पर चुप रहिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर वह चीजें आपको कुछ लगती है तो लास्ट में आप अनुमति लेके बोल सकते हैं, उसका सम्मान करिए, ट्रीटमेंट करिए, तो एक अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन या यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कभी कभी होता है बीच में डाउनलाइन से रहा नहीं जाता तो बोल देता तो खराब हो जाता है। और जब भी आप किसी को आइडेंटिफिकेशन के साथ किसी को प्लान दिखा रहे हैं अपलाइन को, तो वहां आपकी, मैंने देखा है बहुत चूक होती है डाउनलाइन से। आपको वहां उसको प्रॉपर माहौल देना है, और प्रॉपर माहौल देकर के जब आप अपने अपलाइन को ले गए प्लान दिखाने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके बच्चे हैं कुछ चीजें वहां, तो एटमास अभी रिसेंटली मैं एक बात बताऊं कि मेरे एक बहुत सीनियर डाउनलाइन थे, वो मुझे एक प्लान दिखाने को ले गए। प्लान में दिखा रहा हूँ, मैंने फुल मोशन में चल रहा, उसी समय उनका किसी से कल वो फोन पे बात करने लगे। हालांकि एज ए अपलाइन मुझे वहां पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझा, फिर उनको मैंने बताया कि नहीं, जब भी प्लान दिखाई जा रही है तो आपको एक एटमॉस्फेयर बनाना है, क्योंकि उससे दूसरे का अटेंशन डाइवर्ट होता है और आपकी गंभीरता कितनी वो पता चलती है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और अच्छे एटमॉस्फेयर में प्लान दिखवाइए। सिंगल माइंड अप्रोच होना चाहिए। सिंगल माइंड अप्रोच से अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ी सफलता मिलती है। कभी कभी लोग डुअल माइंड अप्रोच या और भी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वाई क्लियर है, तो निश्चित है कि इसमें अगर आप सिस्टम के साथ रह रहे हैं, अपलाइन के साथ बातों को मान रहे हैं, तो आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो फिर इसमें क्यों डाइवर्ट लोग क्यों होते हैं, यह चीज समझने, कुछ लोग डाइवर्ट होते हैं उसका कारण यही है कि सिंगल माइंड अप्रोच नहीं रहता है। टीबीएफ, टेप बुक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेप, आज के डेट में टेप का समय तो नहीं है, लेकिन फिर ऑडियो वीडियो आते हैं, वहां से बहुत सी चीजें आपको सीखने मिलती है। बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स रीडिंग को लोग चूक करते हैं, लेकिन जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, और जब नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो आप टीम को नहीं बता पाएंगे और फील्ड में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत है और फंक्शन अटेंड करने की। फंक्शन से ही जो है आपको आगे बढ़ सकते हैं। फंक्शन में बहुत सी चीजें मिलती, जो व्यक्ति जो अपने टीम को जितना अधिक अटेंड करता है, अपने टीम को अटेंड, उतनी बड़ी ग्रोथ लिखता है। तो टीबीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक्स रीडिंग इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करते रहेंगे
इसके लिए हर लेवल की अलग अलग बुक्स हैं। जो नेक्स्ट गुरुदेव, ये जो रिकमेंडेड बुक है ये आप देख सकते हैं, लिस्ट आपके प्रगति पत्र में भी दिया हुआ है। इसको पढ़ने की आवश्यकता है। इस बुक को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आपके बहुत से क्वेश्चन की क्वेरी का जवाब मिलता है, बहुत से नए नए आइडिया आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है, बिजनेस है और आप इसके ओनर हो। यहाँ पे पूंजी लग नहीं रही, लेकिन यही पूंजी है। बुक पढ़ना, सीखना, नॉलेज बढ़ाना, यही पूंजी है। और जिसकी जितनी बड़ी पूंजी होगी, जितना बड़ा शोरूम होगा, यही आपका नॉलेज बुक या आपका शोरूम है, उतना बड़ा आपको रिजल्ट आएगा। फ्रेशर्स के लिए बुक है प्रगति पत्र, जीते हार, जुड़ो जोड़ो जो, कितना नेटवर्क माइंड, कितना सच कितना झूठ, सवाल ही जवाब है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ के चार्ट डालने की जरूरत है। फ्रेशर्स लेवल है, जो व्यक्ति इस पर जितना कमांड रखेगा उतना तक ग्रोथ। इसी तरीके से बुक फॉर सिल्वर एंड एबव है, सिस्टर ने सारी चीजें बताई है। क्विक सिल्वर एक्सप्रेस रिकमेंडेशन सेल, 7 दिन में आपने अगर 3 लोगों को बुलाया तो इस तरीके से सारी चीजें। और थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली सुना, और गुरुदेव मैं पुनः आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और थैंक यू गो डायमंड, जो सारी चीजें मैंने बताई, जो मैंने सीखी है, सिस्टम के सीखे हैं, इसमें अगर कोई चीज किसी को बुरी लगी हो तो उसको वापस ले, अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो उसको ग्रहण करे। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, शानदार, ग्रेट, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आप